अगली सुबह जाओदाई और बाई जिंगवान वापस आ गए थे। आते ही जाओदाई ने एक्साइटमेंट से अपनी यान मिंगजियो के साथ खींची हुई फोटो दिखाई। शेंदाई ने भी फोटो मुस्कुराते हुए देखी और फिर वो खुद किचन चली गई कुकिंग शुरू करने। बाई जिंगवान सीधा गया क्यूक्यू के पास और जैसे ही क्यूक्यू ने उसके वो साइबेरियम एल्म फेरामोन महसूस किए, उसका चेहरा एकदम खिल गया। उसकी आंखों में खुशी चमक गई, चेहरा मुस्कान से भर गया, छोटे हाथ हवा में हिलने लगे और वो अपनी बचपन सी बातों में कुछ कुछ बोलता जा रहा था। बाई जिंगवान उसका हाथ लेकर खेलते हुए एक पल को रुक गया और उसने देखा शेंदाई को, जो एक कोने में चुपचाप बैठा था, बिल्कुल खोया हुआ, आंखों में शून्य सी ब्लैंकनेस लेकर। बाई जिंगवान ने उसे सॉफ्टली टीज करते हुए उसकी आंखों के आगे हाथ हिलाते हुए कहा, फिर से नींद नहीं आई क्या रात को? शेंदाई धीरे से रियलिटी में लौट आया, पर एक बड़ी सी हंसी की जगह एक थकी हुई जम्भाई निकल गई। बोला, अब तो आदत सी बन गई है। उसने झूठी सी स्माइल के साथ कहा। बाई जिंगवान ने नरम आवाज में पूछा, नाइट शिफ्ट के लिए कोई नानी मिली? शेंदाई ने बताया, एजेंट ने 3 रिकमेंड किए थे, आज इंटरव्यू करने का प्लान था उसका। बाई जिंगवान ने जेंटली उसे कंसर्न के साथ पूछा, अच्छा है, तुम ऐसे खुद को एग्जॉस्ट मत करो, तुम्हारी बॉडी के लिए ये अच्छा नहीं है। शेंदाई ने हाँ में नोट करते हुए जवाब दिया, बस एक बार बस नानी आ जाए तो मैं थोड़ा थीसिस पे फोकस कर पाऊंगा। बाई जिंगवान ने मजाक में क्यूक्यू के छोटे से चेस्ट पर उंगली रखी और स्माइल करते हुए बोला, 3 महीने के हो गए हो बेटा, अब थोड़े बड़े हो जाओ, हर वक्त पापा को परेशान मत किया करो, समझे छोटे शैतान। ये देखकर शेंदाई भी चकल करता हुआ बोला, वैसे तुम्हारे फेरामोन्स की वजह से काफी बेटर है ये अब। लेकिन बाई जिंगवान कुछ देर तक क्यूक्यू को ऐसे ही शांत आंखों से देखता रहा, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, पर फिर रुक गया और फिर वो धीरे से बोला, क्या उसके अल्फा फादर के फेरामोन्स काम नहीं करते? शेंदाई एक सेकेंड के लिए स्टन रह गया। जवाब नहीं था या शायद हिम्मत नहीं थी कुछ बोलने की। बाई जिंगवान ने उसे देखा बिना किसी प्रेशर के। उसके सवाल में ना तो क्यूरोसिटी थी ना कोई जजमेंट, बस जैसे एक नॉर्मल टॉपिक वो डिस्कस कर रहा हो। और उतने ही कैजुअली उसने कहा, जब से मैं अपार्टमेंट में आया हूँ मैं महसूस कर रहा हूँ क्यूक्यू के फादर जू मोयू है, राइट? शेंदाई ने शर्म से सर झुका लिया। कैसे बताए, कैसे छुपाए? लेकिन सच तो अब सामने ही था। उसने माफी मांगते हुए कहा, सीनियर माफ करना, तुम्हें परेशानी हुई। बाई जिंगवान ने लाइटली श्रग करते हुए कहा, पहले गेस था, अब कंफर्म हो गया है उसके विजिट से। तुम टेंशन मत लो, बॉस है, सुनना पड़ता है, प्रोजेक्ट तो उसे मुझे ही देना होगा। शेंदाई ने स्लो और बड़ी क्वाइट वॉइस में कहा, मैं नहीं चाहता कि क्यूक्यू का उससे कोई रिश्ता हो, वो उसके फेरोमोन्स को भी रिजेक्ट करता है। बाई जिंगवान ने कुछ पल उसकी तरफ देखा और फिर बहुत ही काम सीधी बात पूछी, और तुम, क्या तुम भी उसे रिजेक्ट करते हो? शेंदाई ने थोड़ी देर के लिए चुप रहकर सोचा, फिर धीरे से बोला, हमारे बीच सब खत्म हो चुका है और वैसे भी वो अब एंगेज्ड है। लेकिन बाई जिंगवान के लिए ये बात खत्म नहीं हुई थी। उसे पता था कुछ चीजें सिर्फ कह देने से खत्म नहीं होती, क्योंकि एक अल्फा होने के नाते वो जू मोयू की सोच समझ सकता था। जू मोयू का वापस आना, उसका वो होस्टाइल एटीट्यूड, ये सिर्फ एक ही बात दिखाता था कि जू मोयू अब तक उस रिश्ते में ही फंसा हुआ था। लेकिन जब बाई जिंगवान ने शेंदाई की आंखों के नीचे वो गहरे डार्क सर्कल्स देखे, उसका थका हुआ चेहरा देखा, तो उसने कुछ सोच कर पूछा, तो आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? शेंदाई ने भी सीधा जवाब दिया, जॉब ढूंढने का सोचा है मैंने, ऑलरेडी स्टार्ट भी कर दिया है। बाई जिंगवान ने विदाउट हेसिटेशन के बोला, तो ढूंढने का टेंशन छोड़ो, वापस आके रिजाइन करो और यहाँ मेरे साथ काम शुरू करो। शेंदाई ने उसकी तरफ देखा, कुछ कहना चाहा, पर बोल नहीं पाया। पर बाई जिंगवान समझ गया और वो मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम वरीड हो कि जू मोयू तुम्हें या मुझे टारगेट करेगा?
शेंदाई ने थोड़ी गिल्टी टोन में जवाब दिया, सीनियर, तुमने ऑलरेडी बहुत मदद की है, मैं नहीं चाहता कि तुम भी इसमें फंस जाओ। बाई जिंगवान हंसी दबाते हुए विंक करते हुए बोला, अरे इम्प्लीकेट जैसा बड़ा वर्ड यूज मत करो, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। वो एक सीईओ है, क्या वो इतना नीचे गिरे एक माइनर एम्प्लॉय को टारगेट करेगा? ये लैंचिंग ब्रांच इंडिपेंडेंट है, यहाँ का हायरिंग और फायरिंग उसके हाथ में नहीं है। वैसे भी मैं उसके लिए हर साल इतना पैसा कमाता हूँ, वो मुझे निकालेगा तो नुकसान उसी का होगा। शेंदाई सोच में पड़ गया। जू मोयू का क्या रिएक्शन होगा उसके बारे में सोचना जरा मुश्किल था, लेकिन बाई जिंगवान की बात में लॉजिक था, कॉन्फिडेंस था और एक कंफर्ट भी था। लैंचिंग का ये माइनिंग प्रोजेक्ट कंपनी के लिए एक लाइफ लाइन जैसा था और बाई जिंगवान जैसे रेयर टैलेंट्स के लिए हर कंपनी रेडी थी अपना सब कुछ देने के लिए, और इसी वजह से शेंदाई उन्हें अपना आदर्श मानता था। अगर उसके टीचर उसका फाइनल गोल थे तो बाई जिंगवान उसका हाफ वे मार्क। बाई जिंगवान ने उससे जेंटली पूछा, और तुम्हें क्या लगता है? देखो, अगर तुम वॉलंटरी रिजाइन करोगे तो मैक्सिमम कुछ बेनिफिट्स या स्टॉक ऑप्शंस लूज होंगे, पर अगर मेरे साथ काम करोगे तो मैं तुम्हें बेस्ट कंपनसेशन दूंगा और ग्रोथ के एम्पल अपॉर्चुनिटीज भी। तुम जैसे टैलेंट की ही जरूरत है मुझे। शेंदाई ने उनकी तरफ देखा, आंखों में पहली बार एक जेन्युइन थैंक यू का एक्सप्रेशन था। वो हल्की सी ट्रेमलिंग वॉइस के साथ बोला, सीनियर, तुम्हारे वर्ड्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मैं कभी ये नहीं चाहता था कि मुझे मेरे जेंडर की वजह से अलग ट्रीट किया जाए। जब मैंने क्यूक्यू को रखने का फैसला लिया था तब मैं मेंटली प्रिपेयर था कि मेरे करियर कुछ साल तक यूं स्टैग्नेंट रह सकता है, शायद मुझे जीरो से दोबारा स्टार्ट करना पड़े। लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये इतना डिफिकल्ट होगा। मैं बस थीसिस कंप्लीट करने में बिजी था, वरना शायद मैं कोलैप्स ही हो जाता। उसकी आवाज में एक कड़वी हंसी थी, जैसे वो खुद अपने पिछले दर्द पर हैरान हो। सीनियर, तुम्हें लगता है कि मैं यूजफुल हूँ? यही मेरे लिए एनकरेजमेंट है। बाई जिंगवान ने उसे कंधे पर भरोसा रखते हुए कहा, जो फीलिंग्स ऑफ होपलेसनेस तुम महसूस कर रहे हो वो बिल्कुल नॉर्मल है। तुमने बहुत कुछ झेला है, लेकिन मुझे लगता है तुम रिकवरी के बिल्कुल करीब हो। तुम ऑलमोस्ट रेडी हो, बस आके अब मेरे साथ काम करो। शेंदाई का प्लान पहले बीजिंग लौटकर वहाँ जॉब ढूंढने का था। वहाँ उसकी दादी थी, घर था और अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा थी। पर बस कुछ शब्दों में बाई जिंगवान ने शेंदाई के दिल का डायरेक्शन बदल दिया। अगर वो यहाँ रुकता तो जू मोयू से दूर रह सकता था, उस इंसान से जो उसे हर्ट, ह्यूमिलेट और एक्सप्लॉइट कर चुका था। शेंदाई ने फाइनली डिटरमाइंड टोन में कहा, सीनियर, थोड़ा वक्त दो मुझे, मैं वापस जाके रेजिग्नेशन दूंगा, फिर अपनी ग्रैंडमा को भी यहाँ शिफ्ट करूंगा। सब कुछ सेट हो जाए तब मैं आराम से काम स्टार्ट कर सकता हूँ। सीनियर, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। बाई जिंगवान ने सॉफ्टली उसे स्माइल करते हुए कहा, शेंदाई, मुझे पता है तुम नहीं करोगे। दूसरी तरफ एक अलग ही दुनिया में जू मोयू अपने प्राइवेट जेट में अकेले बैठा था। प्लेन टेक ऑफ के लिए रेडी था, बस कंट्रोल टावर की क्लियरेंस का इंतजार था। विंडो के बाहर उसका गेज फिक्स था, लेकिन उसके कान यान मिंगजियो की वीडियो कॉल सुन रहे थे, जो बिल्कुल उसके बगल में बैठा था। यान मिंगजियो, जो अपनी वाइफी के साथ कॉल पे था, बोला, अभी बस टेक ऑफ होने ही वाला है, मैं भी लगभग तुम्हारे टाइम पर घर पहुंच जाऊंगा। हाँ, मैंने लोकल स्पेशलिटीज ले ली है, तुम्हारे गिफ्ट लिस्ट के लिए वो काफी होंगे। तुम फिर से उस माइनिंग साइट पे शूट करने जा रहे हो, वहाँ गर्मी और हालत कैसे होते हैं तुम्हें पता है ना। हमेशा अपने आप को चैलेंज करना जरूरी है क्या? रिमाइंडिंग टोन के बीच भी प्यार छुपा हुआ दिख रहा था साफ साफ। सिंपल एवरीडे कन्वर्सेशन थी, लेकिन उसमें छुपी थी एक इंटीमेसी, एक कनेक्शन। जू मोयू बार बार चुपके साइड ग्लांस करता रहा। कॉल खत्म होने के बाद यान मिंगजियो ने अपने हेडसेट निकाले, घड़ी देखी और कैजुअली बोला, 4 बजे तक पहुंच जाएंगे, राइट? हाँ, लगभग उतना ही। फिर जू मोयू ने टीजिंग स्माइल के साथ कहा, वाह, कितने अफेक्शनेट हो तुम दोनों।
क्या रोज बातें करते हो? उसके टोन में थोड़ा टीजिंग था, लेकिन अंदर से कहीं कुछ उसे चुभ गया था। जाओ जिंगयान, यान मिंगजिऊ का स्पाउस, एक फेमस एक्टर था, पर रियल लाइफ में वो बहुत ही स्वीट और कंपोज्ड इंसान निकला। यान मिंगजिऊ एक वार्म स्माइल के साथ बोला, हम अक्सर दूर रहते हैं एक दूसरे से, बिजनेस ट्रिप्स, शूट्स, इसीलिए रोज बात करना एक रूटीन सा बन गया है। जू मोयू यूजुअली दूसरों की पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट नहीं लेता था, लेकिन आज एक सवाल उसके दिल में उठ गया। उसने थोड़ी क्यूरियोसिटी से पूछा, जब तुम दोनों ने शादी की थी तब तुम्हें कोई घबराहट नहीं थी? मेरा मतलब वो एक बीटा है जो मार्क नहीं हो सकता। एक टॉप अल्फा की लाइफ में टेम्पटेशंस तो हजार होते हैं और सिर्फ एक मार्क ही लॉयल्टी का सबूत होता है। यान मिंगजिऊ ने बिल्कुल शांत और सीरियस टोन में जवाब दिया, मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था, लेकिन उससे मिलने के बाद मुझे लगा ये सब इरवेलेंट है। शादी सिर्फ मार्क से नहीं होती। जू मोयू के अंदर कुछ टूट गया था। एक बीटा के लिए कोई इतना कमिटेड हो सकता है? और उसने एक ओमेगा को, जिसने उसे मार्क भी किया था, ना समझा ना संभाला, सिर्फ दर्द, फोर्स और रिग्रेट ही दिया। ये बात उसे पहली बार इतना फ्रस्ट्रेट कर रही थी। उसके दिमाग में अभी भी वही चेहरा घूम रहा था, शेंदाई का चेहरा, रिसेंटमेंट से भरा, डर और आंसुओं से भीगा हुआ। उस रीसेंट मोमेंट का इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि जू मोयू को अब वो पुराने ब्यूटीफुल सीन्स याद ही नहीं आ रहे थे। वो पल जब उसी चेहरे में एडमायरेशन, अडोरेशन, डिपेंडेंस, हैप्पीनेस और पैशन होता था। शेंदाई ने कभी कहा था कि वो उसे लाइक करता है, और अब वही कह रहा था कि वो उसे नफरत करता है। ये सोच के जू मोयू के दिल में गहरा दर्द उठ रहा था। उसे लग रहा था कि शेंदाई ने जानबूझकर उसे प्रोवोक किया, उसके इमोशंस को ऐसे पुश किया कि वो अपने ही एक्शंस पे शर्मिंदा हो गया। उसकी अल्फा प्राइड अलाउ नहीं करती थी कि वो बार बार वापस जाए और प्लीड करे, ना ही ये अलाउ करती थी कि एक ओमेगा उसके स्टेट ऑफ माइंड और एक्शंस पे इतना इफेक्ट करे। अगर वो इतना इनग्रेटफुल है तो क्या वो इतना इररिप्लेसेबल है? ये थॉट उसके दिमाग में घूम रहा था। इसी बीच एक फ्लाइट अटेंडेंट 2 ग्लास स्पार्कलिंग वाटर लेके सामने आई। रिस्पेक्टफुली बो करती हुई बोली, प्रेसिडेंट जू, प्रेसिडेंट यान, प्लेन टेक ऑफ के लिए रेडी है। एक्सपेक्टेड अराइवल 4:15। जू मोयू अपनी सोच से बाहर आया और बोला, ऑल राइट, 1 ग्लास ऑफ मिनरल वाटर प्लीज, थैंक यू। जू मोयू ने अपनी जैकेट से एक छोटी सी मेडिसिन बॉटल निकाली, 2 पिल्स निकाल के विदाउट एनी हेसिटेशन निगल लिया। यान मिंगजिऊ वो मेडिसिन बॉटल देखकर पहचान गया था। थोड़े कंसर्न के साथ उसने पूछा, ये रुट डिले मेडिसिन है ना? ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। जू मोयू ने एकदम कैजुअली स्माइल करते हुए कहा, बस कुछ प्लान्स है इसीलिए ली। यान मिंगजिऊ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, डील तो हो चुकी है, सेरेमनी हम आगे पीछे कर सकते थे, इतनी हार्मफुल मेडिसिन लेने की क्या जरूरत थी? यान मिंगजिऊ की डीप आईज उसके ऊपर फिर गईं, जैसे एक सेकंड में वो समझ गया हो कि जू मोयू कुछ दिनों में विजिबली इतना पतला क्यों हो गया है। जू मोयू झूठी स्माइल देते हुए कैजुअली बोला, ज्यादा नहीं लिया, बस इतना कि घर तक हैंडल कर लूं, शेड्यूल सेट है एनीवे। पर बात ये नहीं थी, वो ये नहीं बताएगा कि उसने रिट डिले किया था, डर से। रुत मुश्किल होता है, पर एक अल्फा को अब तक आदत हो जानी चाहिए थी। सिर्फ इस बार अलग था। 1 साल से उसके अंदर जो लॉन्गिंग थी वो कभी खत्म ही नहीं हुई थी, और रुत उस लॉन्गिंग को सिर्फ एम्पलीफाई करता है। छोड़ो, लाइफ डिजायर के साथ ही एक कांस्टेंट बैटल है। जू मोयू अपने आप को बार बार समझाता, मैं एक ओमेगा के कंट्रोल में नहीं आ सकता। मैं शेंदाई को लाइक करता हूँ, पर लाइकिंग इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर मैं इस बर्डनसम फीलिंग्स को भी नहीं छोड़ सकता तो मैं अपने आप को एक टॉप अल्फा कैसे कहूँ? प्लेन से उतरते ही जू मोयू अपने रेसिडेंस नहीं गया। एयरपोर्ट पे उसे ओल्ड वू ने रिसीव किया और कार के बूट में ऑलरेडी सब कुछ रेडी था। रुत के दिनों के लिए सारी जरूरी चीजें, पर डेस्टिनेशन उसका अपना विला नहीं, बल्कि उसका पुराना घर, मतलब उसके पेरेंट्स का घर। पिछले 1 साल में
वो यहाँ रेयरली आया था, पहले तो काम की वजह से, लेकिन फिर जब से मिसेस जू ने शेंदाई को दूर भेज दिया था, तब से उसने अपनी माँ से मिलना अवॉइड ही किया। घर के गेट पे ही हाउसकीपर मिल गया, पर कुछ अजीब था। उनकी आंखों में एक हेल्पलेस एक्सप्रेशन था, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो और वो उससे ऑलरेडी खुद को गिल्टी समझ रहा हो। अंदर एंटर करते ही जू मोयू ने देखा जाओ जियाओचू, उसका फियांसी, सोफे पर बैठा उसके मॉम डैड के साथ बातें कर रहा था। एक सेकेंड के लिए उसके ब्रोज फरो हो गए। जाओ जियाचू जू मोयू को देखते ही खड़ा हो गया, स्माइल के साथ बोला, यूगे तुम अभी अभी लैंड किए हो ना? मैं भी अभी आया, क्या तुम टायर्ड हो? जू मोयू कोल्ड बट पोलाइटली बोला, कोई छुट्टी तो नहीं थी रिसेंटली, तुम वापस कैसे आए? उसने पेरेंट्स को फॉर्मली नोट किया और जाओ पे नजर टिकाई। जाओ अभी एक्चुअली ओवरसीज में फाइन आर्ट्स पढ़ रहा था। स्प्रिंग ब्रेक्स खत्म हो चुके थे, तो इस वक्त उसे वापस यूनिवर्सिटी में होना चाहिए था। लेकिन जाओ ने एक आसान सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम्हारा रुट स्टार्ट होने वाला है ना, तो मैं चाहता था कि तुम्हारे साथ रहूं। जू मोयू के डैड ने चाय का सिप लिया। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। मिसेस जू भी चुप थी। उनकी उंगलियां एक सिल्क एम्ब्रॉयडरी पैटर्न को स्ट्रोक कर रही थी, जैसे वो उसी में खो गई हों और उनका बोलना जरूरी ही ना हो। जू मोयू फर्मली फ्लैट टोन में बोला, अभी टाइम नहीं आया है। जाओचू तुम अभी स्टूडेंट हो, हर बार जब मन करे तो छुट्टी ले लेना ठीक नहीं। रात यहीं रुक जाओ, कल सुबह मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। पर जाओ जियाचू का एक्सप्रेशन एक पल के लिए भी नहीं बदला। बिल्कुल कंपोज्ड, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर वो बोला, यूगे मैं तुम्हारा फियांसी हूँ, तुम्हारे रुत के टाइम तुम्हारे साथ रहना मेरा फर्ज है। स्टडी से ज्यादा जरूरी है तुम्हारी केयर करना। स्लोली उसने जू मोयू का हाथ पकड़ा, फिर स्माइल करते हुए बोला, हमें हमारी जिंदगी साथ बितानी है, क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते? जू मोयू उसके चेहरे को देखता रहा, पर उसके अंदर इरिटेशन उभरने लगी। एक ऐसा इरिटेशन जो वर्ड्स में एक्सप्रेस करना नहीं हो सकता था। जोयू ने कभी कुछ गलत नहीं किया था। वो हमेशा वेल मैनर्ड, जेंटल, आर्टिकुलेट और सोशली शार्प था, एक मॉडल ओमेगा वाइफ जैसा। पर जितना वो परफेक्ट लगता था, उतना ही जू मोयू का रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा था। जू मोयू ने अपनी इम्पेशंस को दबाया और सॉफ्ट वॉइस में कहा, जियाओचू मेरा रुत अभी स्टार्ट नहीं हुआ और हम अभी शादीशुदा नहीं हैं, और ऐसा डिसीजन लेना ये तुम्हारे लिए इररिस्पॉन्सिबल होगा। मैं तुम्हारे पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा? जू शेन, मोयू के डैड ने फाइनली बोला, जियाओचू तुम अभी अभी वापस आए हो ना, तुम दोनों थक गए होंगे, तुम्हारे लिए गेस्ट बेडरूम तैयार करा देते हैं। जाओ जियाओचू के चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट एक पल के लिए आई, लेकिन उसने बिल्कुल भी अपने एक्सप्रेशन में नहीं दिखाई दिया। जेंटल सा स्माइल करते हुए बोला, ठीक है अंकल, फिर मैं आपकी बात मान लेता हूँ। हाउसकीपर तुरंत उसका सूटकेस उठाकर ले गया और उसे गेस्ट रूम तक अकंपनी किया। जाओ के जाते ही घर में सिर्फ 3 लोग बचे और एक ऑकवर्ड साइलेंस छाया रहा। जू शेन ने अपना गला साफ करते हुए फाइनली कहा, बैठ जाओ। जू मोयू क्वाइटली बैठ गया। उसकी आंखें नीचे झुकी थी। सच तो ये था, उसका किसी से कुछ कहने का मन ही नहीं था। ना क्वेश्चंस का सामना करने का मूड था, ना एक्सप्लेनेशन देने का पेशेंस। पर जू मोयू के मोनोलॉग से बेखबर जू चेन ने कैजुअली इंक्वायर करते हुए पूछा, लैंचेंग में सब ठीक रहा? मिसेस जू ने लैंचेंग का नाम सुना तो एक शार्प इनहेल लिया, एज इफ एक वर्ड ने कुछ छेड़ दिया हो। जू मोयू ने एक शॉर्ट रिप्लाई दिया, हाँ, कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। जू चेन ने हाँ में हाँ मिलाई, फिर बोला, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो कंपनी स्टेबल हो जाएगी। जाओ फैमिली का फाइनेंसिंग हमारे लिए बहुत जरूरी था। जू मोयू समझ गया कि बात कहाँ जा रही है। जू चेन ने डायरेक्टली उसकी तरफ देखते हुए कहा, जियाओचू बुरा नहीं है, हर एक्सपेक्ट में तुम्हारे लिए सूटेबल है, इंटेलिजेंट है, सेंसिबल है। जैसे ही वो ग्रेजुएशन पूरा करे, शादी की तैयारी कर लेना और उसे मार्क भी दे देना। अब टाइम आ गया है कि तुम सेटल डाउन करो।
ये सब सुनते ही जू मोयू टेंस हो गया। जू मोयू दांतों को गुस्से में घिसते हुए बोला, मैं किसी को मार्क नहीं दूंगा। जू चेन ने तुरंत स्कॉफ करते हुए बोला, तुम ऑलरेडी किसी और को तो दे चुके हो। ये सुनते ही जू मोयू कोल्ड फ्यूरी में बोला, वो सब जू चेंचेंग की चाल थी। उस मोमेंट पे उसका पूरा पास्ट वापस फ्लैश की तरह लौट आया। वो हेल्पलेसनेस, वो मैनिपुलेशन, वो एक मिस्टेक जिसने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। जू चेन ने कोल्ड स्टेयर के साथ उससे कहा, तुमने ही तो अलाउ किया था, एक कोऑपरेटिव ओमेगा को अपनी पर्सनल लाइफ में घुसने दिया तुमने। ऐसा नहीं करते तो जू चेंचेंग को मौका ही नहीं मिलता। जू मोयू के फेस पर एक डार्क शैडो छाया हुआ था। जू शेन ने फाइनल ब्लो मारते हुए कहा, और जब जू चेंचेंग ने ये बात जाओ फैमिली को डिस्क्लोज की तो मुझे इंटरवीन करना पड़ा। और अब तुम रिफ्यूज कर रहे हो कि मार्क नहीं करोगे। अभी शादी नहीं हुई तो ठीक, लेकिन शादी के बाद तुम्हारा ये स्टर्बननेस नहीं चलेगा। जू मोयू की आवाज आइस कोल्ड हो गई। वो बोला, मैं किसी के कंट्रोल में नहीं आना चाहता। ये एक चीज है जिसमें मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तुम? जू शेन गुस्से में बोलने ही वाला था, लेकिन तभी मिसेस जू ने सॉफ्टली इंटरवीन करते हुए कहा, बस मोयू जस्ट अभी वापस आया है, पूरा दिन बिजी रहा होगा, थका हुआ होगा, कल बात कर लेना। जू शेन का चेहरा सलन रहा, लेकिन उसने एक और सवाल डाल दिया, तुम्हारा रुत कितने दिन में है? पता नहीं है तो डायरेक्टली सेफ हाउस चले जाओ। जू मोयू खड़ा होते हुए बोला, पता है। और बिना एक शब्द बोले जू मोयू खड़ा हो गया और जाते जाते बोला, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। जू मोयू ने अपना पूरा लगेज ओल्ड हाउस में इसलिए लाया था क्योंकि उसका सेफ हाउस यहीं लोकेटेड था। उसके पर्सनल डॉक्टर ने एक स्ट्रिक्ट डोजेज शेड्यूल बनाया था और उसी ने उसके रुत को आधा महीना डिले किया था। लेकिन अब जैसे ही दवाई रोकता, 1-2 दिन के अंदर ही उसका रुट ट्रिगर हो जाता। उसने डिसाइड कर लिया था, फ्रेश होके आराम से सब प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा। शॉवर करने के बाद जब वो अपने रूम में वापस आया तो देखा लगेज ऑलरेडी भेज दिया गया था। लेकिन सिर्फ लगेज नहीं, उसकी माँ भी वहाँ उसका इंतजार कर रही थी। मिसेस जू की नजर पहले अपने बेटे पर गई, फिर सीधा 3 बड़े सूटकेस पर टिक गई। फिर धीरे से कैजुअल बनने का ट्राई करती हुई वो बोली, सेफ हाउस रेडी है, मैं थोड़ा हेल्प कर देती हूँ अनपैकिंग में। पर जू मोयू ने सीधा रिफ्यूज करते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं, स्टाफ संभाल लेंगे। उसने विस्की का एक ग्लास बनाया और बेड के फुट पर वो सोफे पर जाके बैठ गया। विंडो के बाहर पीच ट्रीज के नए ब्रांचेस दिख रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई लाइट नहीं थी। उसके हाफ वेट बालों ने उसकी आंखों को ऑलमोस्ट ढक लिया था, जैसे वो खुद अपने थॉट से ही छुप रहा हो। मिसेस जू ने हमेशा फील किया था कि उनके और उनके बेटे के बीच एक दूरी है, लेकिन आज वो दूरी इतनी गहरी लग रही थी कि पास खड़े होकर भी उस तक पहुंचा नहीं जा सकता था। उसके मन में कुछ था, कहने को था, लेकिन जुबान ने साथ ही नहीं दिया। जू मोयू ने धीरे से टर्न होकर अपनी माँ को देखते हुए बोला, मॉम, आप यहाँ जियाओचू के बारे में बात करने आई हो या शेन दाई के? मिसेस जू की सांस एक पल को रुक गई। वो धीमी सी आवाज में बोली, तो तुम मिल चुके हो उससे? वो समझ गई थी कि जू मोयू का लैंचन ट्रिप सिर्फ बिजनेस नहीं था, और सच तो ये था कि जब से शेन दाई गया था, जू मोयू ने कभी ओपनली उनसे कुछ नहीं कहा। वो बस बिजी होने का एक्सक्यूज बनाता, घर रेयरली आता। लेकिन माँ के दिल को एक फीलिंग थी कि उसका बेटा हर दिन उससे और ज्यादा टूटा हुआ लग रहा था। ऑफिस में भी गॉसिप्स फैल रही थी। कई लोग कहते थे कि प्रेसिडेंट जू पहले से ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं, ज्यादा विड्रॉन, ज्यादा खामोश हो गए हैं। लेकिन आज ये सब अनस्पोकन ट्रुथ्स उस विस्की के ग्लास में घूम रहे थे, उसकी आइस के टुकड़ों जैसे, जो हर बार टकराते थे एक दर्द भरा हार्ट बीट बन जाते थे। जू मोयू ने उन दोनों के लैंचिंग में मिलने के पल याद किए। एक डिजास्टर, एक अगली मेस, शब्दों से डिस्क्राइब नहीं हो सकता। उसने बस धीरे से बोला, हाँ, बस मिला था उससे। मिसेस जू ने कॉन्शियस टोन में पूछा, वो ठीक है? दिल से ये जानना चाहती थी कि क्या उसे बच्चे का पता चल गया है,
पर जू मोयो को उनके क्वेश्चन का रियल इंटेंशन समझ आ गया था कि क्या उसे चाइल्ड के बारे में पता चल गया था। जू मोयो ने कोल्डली जवाब दिया, नहीं, एक ओमेगा, ना पैसा, ना स्टेटस, ना परिवार का सपोर्ट, एक छोटी सी जगह में बिना किसी हेल्प के बच्चा पाल रहा था। क्या ये जिंदगी थी जो उसने अपने ओमेगा के लिए सोच रखी थी? वो इमेज उसके दिमाग से जा ही नहीं रही थी। शेंदाई का वो थका हुआ चेहरा, वो क्रैम्ड अपार्टमेंट और उसकी आंखों में छुपा हुआ गिल्ट और पेन। ज़ुमोयो के दिल में एक ही विश थी, वो हमेशा शेंदाई को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था। लेकिन शेंदाई ने वो जिंदगी एक्सेप्ट क्यों नहीं की? क्यों? वो सवाल उसके अंदर से बार बार निकलता था। फिर एक कंफ्यूजन, एक गिल्ट, एक रेज में बदल जाता था। आखिर क्यों नहीं चाहा उसने? अचानक रूम की हवा में कुछ बदल सा गया। मिसेस जू का चेहरा एकदम डार्क हो गया। उनके लिप्स कांप रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन जुबान बंद थी। जू मोयो ने कोल्डली और डायरेक्टली कहा, उसने एक अल्फा बॉय को जन्म दिया है। यही पूछना चाहती थी ना आप? साइलेंस, ऐसा साइलेंस कि एक पिन भी गिरे तो कानों को उसकी आवाज सुनाई दे। मिसेस जू ने अपना चेहरा उठाया, आंखें ब्लैंक थी और धीरे धीरे लाल पड़ने लगी। उनके मन में ये सवाल हमेशा था कि उस चाइल्ड ने जिंदा जन्म लिया भी या नहीं। वो सर्जरी, वो कंडीशन, पॉसिबिलिटी थी कि बच्चा बचा ही ना हो। लेकिन शेंदाई, उसने सच में उस बच्चे को पैदा किया था। जो काम कोई भी ओमेगा नहीं कर पाता, उसने किया। जो काम मिसेस जू खुद कभी नहीं कर पाई, वो शेंदाई ने कर दिखाया। जू मोयो ने फ्रॉन करते हुए पूछा, उसने तो अपना मार्क रिमूव करवा दिया था ना, तो फिर बच्चा कैसे रखा उसने? ये सवाल हमेशा से उसके दिमाग में घूम रहा था और सबसे लॉजिकल आंसर ये था कि किसी ने हेल्प की थी। और जू मोयो की आंखों ने सीधा मिसेस जू को देखा। उसने अपनी माँ से कोल्डली पूछा, आपने उसकी मदद की थी ना, है ना? मिसेस जू का दिल एकदम से कसक गया। उन्हें सच पता था शेंदाई ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई थी अपने बच्चे के लिए, लेकिन उन्होंने वादा किया था कि ये राज वो कभी किसी को नहीं बताएंगी। वो पल याद आया जब शेंदाई ने स्माइल के साथ उनसे कहा था, फ्यूचर में चाहे ये बच्चा मुझे कितना भी परेशान करे, मैं कभी उसे ये फील नहीं होने दूंगा कि उसका वजूद एक बोझ था। ये हम दोनों का सीक्रेट रहेगा, ठीक है? मिसेस जू ने सॉफ्टली लेकिन टूटती हुई आवाज में पूछा, क्या वो ठीक है, हेल्दी है? ज़ुमोयो बोला, रोना तो आता है उसे, जब रोता है तो पूरा घर गूंज जाता है, हेल्दी लगता तो है। वो एक छोटी सी स्माइल आई ज़ुमोयो के चेहरे पर, लेकिन अगले ही पल वो स्माइल गायब हो गई। वो रियलाइज कर रहा था कि उसने अपने ही बच्चे को प्रॉपरली देखा भी नहीं। उसे पहली बार महसूस हुआ रिग्रेट। मिसेस जू ने सॉफ्टली पूछा, उसका नाम क्या है? शेन युए। शेन युए? शेन युए? कितना प्यारा नाम है। उन्होंने 2-3 बार वो नाम दोहराया जैसे दिल में उतारना चाहती हो। फिर उन्होंने हेसिटेंट टोन में पूछा, और उसका फेरोमोन ग्रेड? एक थॉट था, एक वाइल्ड इमेजिनेशन। क्या पता अगर वो बच्चा एस क्लास अल्फा होता तो सब कुछ सॉल्व हो जाता ना। पर जू मोयो ने फ्लैटली जवाब दिया, मुझे नहीं पता। और ट्रुथ ये था कि उसे जानने का कोई शौक भी नहीं था। एक बी क्लास ओमेगा का एस क्लास अल्फा पैदा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। अगर होता भी तो कोई चुप बैठा नहीं रहता ना। तो ऑब्वियस था शेन युए बस एक रेगुलर अल्फा होगा, मे बी ए क्लास। मिसेस जू ने भी वही सोचा और सवाल आगे नहीं बढ़ाया, सिर्फ एक गहरी सांस लेते हुए कहा, चाहे जो भी हो, बच्चा तो आ गया ना दुनिया में। और शेंदाई ने कभी तुम्हारे अगेंस्ट कुछ नहीं किया। अगर उसे पैसों की जरूरत हो, उसे पैसों की कोई जरूरत नहीं। जू मोयो ने अपना विस्की का ग्लास को इतना टाइट ग्रिप किया कि उसके नकल्स तक सफेद पड़ गए। वो कोल्डली बोला, क्या आप खुश हो अब? ये आउटकम आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री है? मिसेस जू धीरे से झुकी, एक लंबी साइलेंस छोड़ने के बाद वीक आवाज में बोली, माँ होने के नाते बहुत कुछ है जो मैं रिग्रेट करती हूँ,
लेकिन ये नहीं। वो शांति से खड़ी हुई और ग्रेसफुली कमरे से बाहर निकल गई। और उस रात वो कमरा सिर्फ साइलेंस से भरा था। ज़ुमोयू चेयर पे बैठा हुआ, बॉडी लूजली फोल्डेड इन ऑन इटसेल्फ, जैसे कोई स्टैच्यू हो जो कभी भी क्रम्बल कर सकता हो। और फिर क्रैश, उसका ग्लास जमीन पर टूट गया। अब चलते हैं शेंदाई की तरफ। शेंदाई ने क्यूक्यू को लेकर कैपिटल वापस आने का फैसला किया। पहले उसने सोचा था कि वो क्यूक्यू को लैंचिंग में ही छोड़ देगा, लेकिन इतने छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल करना इतना आसान भी नहीं होता ना। लेकिन ग्रैंडमा उसे बहुत मिस कर रही थी, और सबसे बड़ा रीजन, वो अपने क्यूक्यू से दूर रहने का सोच भी नहीं सकता था। 2 घंटे की फ्लाइट, और क्यूक्यू ने आधा टाइम तक कंटिन्यूअसली रोना छोड़ा ही नहीं। शेंदाई की लाइफ का ये शायद सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट था। वो क्लियरली सुन सकता था लोगों की टीएसके, उनके जजमेंटल लुक्स, उनकी बातें। ऐसे छोटे बच्चे को प्लेन में लेके आए ही क्यों हो? पहले जब वो खुद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करता था तो वो भी ऐसे बच्चों से बचकर बैठता था, और अब जब वो खुद उस सीट पे था तो बस गिल्टी फील कर रहा था, हेल्पलेस, अशेम्ड। लैंडिंग के बाद क्यूक्यू थकान और प्रेशर से थोड़ा शांत हुआ और फाइनली सो गया। टैक्सी में बैठे हुए शेंदाई क्यूक्यू को सोते हुए देखता रहा। छोटे लाल सूजे हुए से आईलेट्स, भीगे हुए लैशेस, पाउडर जैसा छोटा सा नोज, और हल्का हल्का खुलता बंद होता माउथ। शेंदाई ने उसकी चीक जेंटली टच किए और एक गहरी सांस लेते हुए सोचा, ये छोटा सा बच्चा इतनी देर रोता कैसे है यार? टैक्सी ड्राइवर ने भी क्यूरियस होकर पूछा, इतना छोटा है, बस कुछ महीने का ही होगा ना? तुम ओमेगा होके इतना लंबा सफर करवा रहे हो उससे। रियर व्यू मिरर से ड्राइवर की आंखों में सिंपैथी थी। शेंदाई ने सिर्फ एक हल्की कहकर खिड़की के बाहर देखने लगा, जैसे कन्वर्सेशन को खत्म कर दिया हो। शेंदाई ने एक होटल रूम बुक किया था अपने घर के पास, और ज्यादा देर नहीं लगी, दादी आ गई। दादी की तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती, लेकिन फिर भी अपने पोते को मिलने आई थी। जब दोनों मिले, आंखें लाल हो गई। दादी ने उसे टाइट हग किया और बस रो पड़ी। थोड़ी शांत होने के बाद दादी का पूरा ध्यान क्यूक्यू पे शिफ्ट हो गया। वो उससे प्यार करती जा रही थी, गोदी में उठाया, चीक पे किस किया, छेड़ा, और क्यूक्यू भी एकदम नेचुरली अपनी दादी से चिपक गया। उसकी मुस्कान किसी का भी दिल मेल्ट करने के लिए काफी थी। वो दोनों बैठ के सारे साल भर की बातें करने लगे। पिछले साल शेंदाई सिर्फ दादी से ही सीक्रेट कांटेक्ट में था, और उन्होंने भी शेंदाई की रिक्वेस्ट फॉलो की थी। शेनकिन को कुछ नहीं बताया था। शेंदाई ने जब थोड़ा थोड़ा बताया कि शेनकिन ने उसके साथ क्या किया था, तो दादी बस गुस्सा भी हुई और बेहाल हेल्पलेस भी। वो जानती थी अगर शेनकिन को पता चल गया कि शेंदाई ने ज़ुमोयू का बच्चा पैदा किया है, तो वो कभी इस कैश काऊ को जाने नहीं देगा। इस बार जब शेंदाई वापस आया, उसका प्लान सिंपल था। पहला, रेजिग्नेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना। दूसरा, दादी से बात करना कि वो लैंचिंग शिफ्ट करेंगी क्या उसके साथ। लेकिन जैसे ही उसने ये बात उठाई, दादी एक्सपेक्टेडली हेसिटेंट हो गईं। उन्होंने क्यूक्यू का छोटा सा हाथ अपने झुर्रियों भरे हाथों में लेकर सॉफ्टली साय करते हुए कहा, मेरी बॉडी, मेरी उम्र, मैं तुम्हारे बच्चे का ध्यान नहीं रख पाऊंगी बेटा। शेंदाई ने क्विकली उन्हें रीअश्योर करते हुए कहा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा दादी, मैंने ऑलरेडी नैनी हायर कर ली है, तो मैं सिर्फ तुम पे बोझ हूँ फिर तो। दादी ने दर्द भरी आंखों से शेंदाई को देखते हुए कहा। वो धीरे से बोली, तू अभी भी इतना यंग है, अकेले एक छोटे बच्चे की जिम्मेदारी, ऊपर से एक बीमार बुढ़िया, तो तेरी लाइफ तो ऐसे सिर्फ तकलीफों से भरी रहेगी। शेंदाई ने एक फेक रिलैक्स स्माइल के साथ कहा, दादी, मैं जो नई जॉब देख रहा हूँ ना, पैसा शायद पहले जैसा ना हो, पर लैंचिंग में रहना चीप है, घर भी एक दोस्त का है, तो रेंट ऑलमोस्ट कुछ नहीं, ज्यादा प्रेशर नहीं होगा। दादी ने उसे वार्मली समझाते हुए कहा, बात सिर्फ पैसों की नहीं है बेटा, तुझे अपना करियर संभालना है, बच्चे का भी ध्यान रखना है, और अगर एक बुजुर्ग भी साथ में हो तो तू थक जाएगा दाई। उनकी आंखों में आंसू छलकने लगे थे, फिर भी वो मुस्कुराती हुई बोली, मैं तुझे और परेशान नहीं कर सकती,
पेंशन लेना मेरे बेटे का फर्ज है, तेरा नहीं। तूने इतने सालों तक अपनी दादी का ख्याल रखा है, अब अपने बच्चे का रख। शेंदाई ने दादी की आंखों में देखा। उन आंखों में सिर्फ प्यार था, लेकिन उस प्यार के पीछे एक दर्द भरा सैक्रिफाइस भी छुपा था। शेंदाई ने फॉर्मली कहा, दादी मैं जानता हूँ मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपका ख्याल रख सकता हूँ। पहले भी जब जॉब नहीं थी तब भी रखा था ना, तो अब क्यों नहीं? हमारा परिवार साथ है तो हर मुश्किल पार हो जाएगी। दादी ने सर हिलाकर मना करते हुए कहा, अदाई तेरा ये प्यार मुझे हमेशा याद रहेगा, लेकिन मैं तुझे और बंधन में नहीं बांधना चाहती। फिर वो मजाक में बोली, मैं ये जगह कभी छोड़ ही नहीं सकती। मैं यहीं पली बड़ी हूँ और अब यहीं मरना भी चाहती हूँ। नॉर्थ वेस्ट जाके ना पानी समझ में आएगा ना मिट्टी, फ्लावर्स भी कैसे उगाऊंगी वहाँ। उन्होंने मजाक किया, लेकिन उसके पीछे सिर्फ तन्हाई थी। शेंदाई ने बस दादी को देखा और दोनों समझ गए, अगर अब जुदा हुए तो शायद जिंदगी में दोबारा मिलने का चांस भी सिंगल डिजिट ही बचेगा। उसका मन हिल गया। क्या वो लैनचेंग छोड़कर यहाँ वापस आए जॉब ढूंढने? यहाँ वो दादी का ख्याल रख सकता था, लेकिन ये जगह जू मोयो के इतने पास थी और लैनचेंग में सब कुछ रेडी था एक सेफ रीस्टार्ट के लिए। वो कंफ्यूजन में डूबा हुआ था। दादी ने उसके चेहरे की चिंता देख ली, इसलिए बात बदल दी और क्यूक्यू के बारे में बात शुरू की। वो हर छोटी बात पूछ रही थी, जैसे हर एक लम्हे की कमी को वो पूरा करना चाहती हो। उसका छोटा पड़ गया वक्त वो भरना चाहती थी अपने पर पोते के सपनों से। दूसरी तरफ जू मोयो ने धीरे से अपने सेफ हाउस में आंखें खोली। रूम में अंधेरा था, लेकिन उसकी आंखों में प्रेशर अब भी था। रेडनेस, सोरनेस, फटीग। उसकी बॉडी कॉन्फ्लिक्ट में थी, थकान और हाइपर एनर्जी दोनों एक साथ, जैसे एक मशीन जो पूरी तरह से ओवरहीट हो चुकी हो पर अब उसमें नया हाई पावर बैटरी लगा दिया हो। टायर्ड पर रुक नहीं सकता। वो बेड से धीरे से उठा। आसपास का माहौल बिल्कुल सुनसान और बेजान था। एक बड़ा सूट जिसका डेकोर किसी लग्जरी रूम का नहीं, बल्कि एक अंदर से टूट चुके इंसान का केज जैसा लग रहा था। पूरी जगह पे ओशन ब्लू वॉल्स थी और हर वॉल थिक अपस्टोली से कवर्ड। ना कोई विंडो, ना कोई नेचुरल लाइट, बस एक हैवी मेटल डोर जिसमें एक छोटा सा कंपार्टमेंट था, सिर्फ खाना, दवाई या कपड़े अंदर भेजने के लिए। हर जगह पे सॉफ्ट पैडेड कॉर्नर्स, जैसे अगर कोई पागल हो जाए तो खुद को चोट ना पहुंचाए। बस एक मैट्रेस, वो भी बिना बेड फ्रेम के। कॉर्नर में कपड़े, बॉटल्ड वाटर, दवाइयाँ और पैकेज्ड फूड। टॉयलेट और शॉवर भी बेसिक से ज्यादा कुछ नहीं। ये कोई ऑर्डिनरी रूम नहीं था, ये था एक अल्फा का सेफ हाउस। वो जगह जहाँ टॉप अल्फा अपना रुद का पीरियड के दौरान अकेले लॉक्ड रहते हैं, एक डूम स्टे बनकर जैसा। लेकिन असली में तो ये एक प्रिजन सेल ही था। लेकिन अब इस जगह में तोड़ फोड़ का असर था। कारपेट फटा हुआ, मैट्रेस पे स्क्रैच मार्क्स, डोर पे फिस्ट मार्क और खून के धब्बे भी। जू मोयो ने अपने हाथ की तरफ देखा। हाथ में बैंडेजेस लपेटे हुए थे, लेकिन फिर भी खून सीप रहा था। उसके दिमाग में वो मोमेंट फ्लैश हुआ था जब वो ऑलमोस्ट बीस्ट बन गया था। उस वक्त उसके रुत के पीक मोमेंट पे उसके डैड ने वो डोर खोला, वो अलॉय का डोर जो गोली से भी न टूटे, और अंदर भेज दिया जाओ जियाओचू को, एक सुंदर सीधा ओमेगा। वो लड़का जिससे उसकी सगाई हुई थी। उसके फेरामोन्स स्वीट प्रून जैसे रिलीज करके डर और उम्मीद के साथ उसके करीब आने की वो कोशिश कर रहा था। उसके फेरामोन्स रूम में फैल गए, मदहोश करने वाले, सेडक्टिव, सॉफ्ट। लेकिन जू मोयो का दिल सिर्फ एक बात कह रहा था, ये नहीं है, ये नहीं है जो मैं चाहता हूँ। उसका पूरा बॉडी चिल्ला रहा था सिर्फ एक फ्रेगरेंस के लिए, वो खुशबू जिसमें एफिलियम का ट्रेस था, जो उसकी रग रग में बसा था, जो उसका ओमेगा था। वो नहीं था यहाँ, और कोई उस वक्त उसके सामने आया तो वो सिर्फ एक थ्रेट था, एक इंट्रूजन। अपने आप को रोकने के लिए उसने बार बार अपने हाथ वॉल पे मारे। खून तक बह गया, लेकिन वो सिर्फ एक ही चीज से बच रहा था, मैडनेस। उसके अंदर का शिकारी इंस्टिंक्ट कह रहा था, रिप हिम अपार्ट, रिप द लाई आउट।
लेकिन उसने वो नहीं किया। जाओ जियाओचू की चीख उसे और इरिटेट कर रही थी। वो 1 सेकंड और बर्दाश्त नहीं कर सका और फिर वो डोर फिर खुला। वो घटिया दरवाजा जो उसे हर बार उसके ओमेगा से दूर रखता था। उसने वो चांस नहीं छोड़ा। वो तोड़ सब कुछ और भाग निकला अपने ओमेगा को ढूंढने, जिसे उसे कोई भी नहीं छीन सकता, ना उसका डैड, ना उसका फियांसी, ना ये सेफ हाउस। उस वक्त जब उसकी बॉडी पेन और हैंगर से हिल रही थी, उन्होंने एंट्री ली। वो दोनों लोग, इस दुनिया में सिर्फ 2 लोग जिनके पास ताकत थी एक एस क्लास अल्फा को कंट्रोल करने की, उसके माँ और बाप। लेकिन ये कंट्रोल फिजिकल नहीं था, ये था साइकोलॉजिकल, मॉरल, जेनेटिक। सिर्फ उनके होने से ही उसके फेरोमोन्स रेज पर ब्रेक लग गया था। उसके डैड ने उसके आर्म में सेडक्टिव इंजेक्ट किया था और ज़ुमोयू बस चुप रहा, रेजिस्ट नहीं किया। वो घुटने टेक कर गिर गया अपनी माँ के पैरों के सामने और बार बार बोलता रहा, शेंदाई, कहाँ है मेरा ओमेगा? शेंदाई, प्लीज शेंदाई। फिर सब कुछ अंधेरा हो गया, लेकिन उसके अंदर एक नाम, एक आवाज इको करता रहा, शेंदाई, शेंदाई, शेंदाई। सीन प्रेजेंट पर आता है। वो बेड से गिर गया, अपना सर पकड़कर जमीन पर रोल गया, जैसे उसका हर सेल, हर नर्व, हर सेंस चिल्ला रहा हो, मुझे चाहिए बस एक चीज, शेंदाई। वो फिर डोर तक घसीट के गया, अपनी खून से भरी मुट्ठी से उस दरवाजे को फिर से पीटने लगा। वही ऑब्स्टेकल जो उसे अपने ओमेगा तक पहुंचने नहीं दे रहा था। उसको अपना ओमेगा ढूंढना था, उस एफीफिलियम की खुशबू को तुरंत महसूस करना था। लेकिन फिर अंदर से एक आवाज आई, तुम उसे नहीं ढूंढ सकते ज़ुमोयू, तुमने खुद ही तो उसे फेंक दिया था। शेंदाई चला गया है अब तेरी दुनिया से, वो भी बिना पलटे। वो डिस्पेयर, जैसे पूरा आसमान उसके दिल पर गिर गया हो। उसका दिल लिटरली फट गया था। ना रो पाया, ना चिल्ला पाया, सिर्फ कोलैप्स कर गया। आखिर जब वो डोर फिर से खुला तो शेंदाई नहीं आया, आई तो सिर्फ उसकी यादें, शेंदाई के कपड़े, उसके बेडिंग, उसकी खुशबू, और सिर्फ एक खिला हुआ एफीफिलियम था जो उसके माँ बाप ने पूरे शहर में ढूंढ कर लाया था। ज़ुमोयू ने वो सब एक जगह पर इकट्ठा किया, एक छोटी सी नेस्ट बनाई, जैसे एक भटका हुआ बच्चा। वो नेस्ट उसका सिंगल सेफ स्पेस था। वो उसमें छुप गया और टाइटली पकड़ लिया शेंदाई के कपड़ों को, और फिर वो रोने लगा, रुक रुक के, बिना आवाज के, पूरी जान से। उस खुशबू में कुछ तो बचा था, लेकिन वो नहीं थी जो उसने खोया था। सिर्फ फेरामोन्स नहीं, बल्कि वो सब कुछ जो उसके साथ में था, केयरिंग वर्ड्स, जेंटल हग्स, स्वीट किसेस, इंटेंस लव अफेयर्स, सब कुछ उसको याद आया। उसका दिल पागल सा हो गया। वो बस धीरे से बोलता रहा, अदाई, तुम कहाँ हो? अदाई, प्लीज मुझे चाहिए तुम। अदाई, मुझे याद आता है वो सब सब। अदाई, मुझे तुमसे मोहब्बत है, सिर्फ तुमसे। अदाई, आई एम सॉरी। सीन शिफ्ट होता है शेंदाई पर। 1 साल बाद शेंदाई वापस आया अपने पुराने रिसर्च इंस्टीट्यूट में। पर ये वापसी किसी रीयूनियन के लिए नहीं थी, ये सिर्फ थी अलविदा कहने के लिए। वो पहले प्रोफेसर लियू का सबसे प्रॉमिसिंग स्टूडेंट था, पर 1 साल पहले उसने सब कुछ छोड़ दिया इलनेस के नाम पे। लेकिन सब जानते थे कि ये सब इलनेस नहीं थी, कुछ और था, कुछ पर्सनल, कुछ दर्द भरा। और अब जब वो वापस आया तो रिजाइन करने, वो भी परमानेंटली। उसे पता था अगर पुराने कलीग्स मिल गए तो उनकी सरप्राइज भरी नजर और क्यूरियस क्वेश्चन उसके लिए और तकलीफ दे होंगे। शेंदाई ने सोचा था सबको एक प्रॉपर फेयरवेल मील देगा, लेकिन आखिर में उसने डिसाइड किया लो की जाना बेटर है। चेंगजी माई उसके साथ थी, पेपर वर्क और रेजिग्नेशन प्रोसेस के लिए। रेजिग्नेशन का प्रोसीजर जरा कॉम्प्लिकेटेड था। प्रोफेसर लियू का अप्रूवल चाहिए था, लेकिन पहले एक और चीज, उसे उसका मेडिकल लीव कैंसिल कराना था। जो भी हो, प्रोसेस अब इंटरनेट पर डल चुका था, तो सब कुछ फ्यू डेज में सेटल होने ही वाला था। जिमाई ने उसे अच्छे से कवर किया था ताकि कोई पुराना कलीग उसे ना पहचान ले। सब कुछ स्मूथ जा रहा था, पर तभी वो बदकिस्मती से जाओ लैन से टकरा गया। जाओ लैन सरप्राइज होकर बोला, सीनियर ब्रदर शेन,
अब वापस आ गए। शेंदाई ने कैप का ब्रिम नीचे करके फेस छुपाया हुआ था, पर फिर भी जाओ लैन ने तुरंत उसे पहचान लिया था। एक पल के लिए दोनों के बीच हवा रुक गई। जाओ लैन की आंखों में सरप्राइज था, साथ ही थोड़ी चिंता भी। र्यूमर्स उसने सुने हुए थे कि शेंदाई की लॉन्ग लीव का रिलेशन जू मोयू से है, और आज उसका ऐसे हैगर्ड चेहरा देखकर जैसे किसी बड़ी बीमारी से वो अभी अभी उभरा हो, उसके दिल को चोट लगी। शेंदाई ने शांत आवाज में उसे जवाब दिया, रिजाइन करने आया हूँ। जिमाई साइड में सिर्फ एक ठंडी साय ले पाई। जाओलिन कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों में बस हल्का सा गिल्ट और कंसर्न था। शेंदाई ने उसे जरा पोलाइट और डिस्टेंट टोन में कहा, तुम अब ऑफिशियल रिसर्चर हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे अच्छे से पढ़ना, टीचर और सिस्टर चेंग का साथ मेहनत करना। जाओलिन ने तुरंत सर हिलाते हुए कहा, जी ब्रदर शेन, मैं आपको डिनर पे ले जाता हूँ। शेंदाई ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हें ले जाना चाहिए, बट आज टाइम नहीं है, थैंक यू। जाओलिन ने धीरे से पूछा, क्या हम फिर मिलेंगे? शेंदाई ने थोड़ी होपफुल टोन में जवाब दिया, ऑफ कोर्स, सिर्फ जॉब चेंज हो रहा है, करियर नहीं। इंडस्ट्री तो छोटी ही है, मिलेंगे जरूर। शेंदाई ने मुस्कान के साथ कहा, जब नई जॉब सेटल हो जाएगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा। इंस्टीट्यूट से बाहर निकलते ही शेंदाई ने गहरी सांस ली, फिर पीछे मुड़कर देखा। वो जगह जहां उसने 7 साल तक सपने देखे थे, यही इंस्टीट्यूट था जहां उसने अपना करियर बिल्ड किया, यही था उसका ड्रीम वर्क प्लेस। और अब वो बस एक चैप्टर था जो बंद करना जरूरी था। दिल में रिग्रेट, आंखों में थोड़ा फियर, और सबसे ज्यादा एक ठोस डिसीजन। ये रास्ता उसने खुद चुना था और अब उसे आगे बढ़ना था। जब चेंग जिमाई ने सुना कि शेंदाई वाकई जा रहा है, तो उसका चेहरा एकदम उदास हो गया। उसने धीरे से पूछा, अदाई, क्या तुम्हें वाकई जाना ही पड़ेगा? शेंदाई ने कामली हाँ में सर हिलाते हुए कहा, जिमाई, मुझे सबसे ज्यादा अफसोस सर के लिए है। प्लीज तुम मेरी तरफ से उनका ध्यान रखना, उन्हें कम चाय पिलाना और उनकी स्मोकिंग की हैबिट पे थोड़ा कंट्रोल करना। जिमाई की आंखों के कोनों में आंसू चमक गए। उसने जल्दी जल्दी अपनी पलकें झपकाईं और स्माइल करने की कोशिश करते हुए बोली, डोंट वरी, लोगों को आगे देखना चाहिए और मुझे यकीन है तुम कहीं भी जाओ, सक्सेस तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। शेंदाई ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी अपने ऊपर विश्वास है, बस कंपनी अलग हो गई है, पर एकेडमिक रोड पे हम दोनों शाइन करते ही रहेंगे। हाँ बिल्कुल। जिमाई ने उसका बाजू पकड़ा और खुश मिजाज अंदाज में बोली, चलो अब मुझे अपने बड़े भतीजे से मिलवाओ। उस दिन जब शेंदाई जॉब रिजाइन करने गया, उसकी दादी ने क्यूक्यू का ध्यान रखा था। पहले तो शेंदाई काफी वरीड था, सोचा कि दादी के लिए क्यूक्यू को संभालना मुश्किल होगा, लेकिन जब होटल वापस आया तो पता चला क्यूक्यू पूरा दिन एकदम शांत था और दादी को उसकी नॉटीनेस पे तो फिदा ही हो गई थी। और चेंग जिमाई तो क्यूक्यू को देखकर लिटरली पागल ही हो गई। उसने उसे बहुत बार हक किया, प्यार से किस किया और एग्जैगरेटेड टोन में बोली, अरे अरे क्यूक्यू इतना स्मेली स्मेली कैसे हो गया? किसका अल्फा बेबी इतना सुंदर है? आंटी किस करेगी? मुआ। फिर जिमाई ने उसके लिए ढेर सारी बेबी सप्लाईज और एक बड़ा रेड एनवेलप ला दिया। शेंदाई तो थोड़ा एम्बैरस ही हो गया। वो ऑकवर्डली हंसते हुए बोला, तुमने इतना सब कुछ खरीद लिया? प्लेन में ले जा भी पाऊंगा या नहीं? मुझे तो डाउट ही है। और सैलरी बढ़ने का मतलब ये तो नहीं होता ना कि तुम ऐसे पैसे उड़ाना स्टार्ट कर दो। जिमाई चीकीली हंसते हुए बोली, मैं तो सिंगल हूँ अभी, बेबी भी नहीं है, तो पैसे फ्लावर्स की तरह उड़ा ही सकती हूँ। क्यों तो इतना हैंडसम निकला। आंटी ना 18 साल वेट करेगी शादी के लिए। शेंदाई ने गिफ्ट्स में से क्यूट सी आउटफिट उठाई और क्यूक्यू के ऊपर ट्राई किया। कपड़े अडोरेबल थे, बट क्लियरली फ्यू वियर्स का ही था, मतलब थोड़े छोटे पड़ गए थे। शेंदाई ने ये देखते हुए कहा, ये कपड़े तो क्यूक्यू ग्रो कर जाएगा पहले ही। जिमाई बोली, कोई नहीं, बस एक फोटो ले लेना उस आउटफिट में मेरे लिए। फिर जिमाई का मूड थोड़ा लो हो गया। वो झिझकते हुए बोली, तुम सच में लैंचिंग जा रहे हो? सोच समझ के डिसीजन लिया है ना? यही होम टाउन में रह जाते तो? शेंदाई की दादी भी उसी तरफ देख रही थी,
लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि अगर कोई अपना घर छोड़ के जा रहा है तो मजबूरी तो जरूर होगी। शेंडाई सॉफ्टली एक हाफ स्माइल करता हुआ बोला, भाई सीनियर मुझे जॉब दे सकते हैं। यहाँ भी कुछ रिज्यूम्स डाले थे मैंने, लेकिन सैलरी लो थी और यहाँ का रेंट, नैनी, बेबी के खर्चे, कैपिटल सिटी में रहना डबल महंगा है लैंडचेन के कंपैरिजन में। उसने रेंट का जिक्र नहीं किया क्योंकि घर तो उसके पास है, पर अभी वहाँ ग्रैंडमा और शेनकिन रह रहे हैं और बच्चे के साथ कंपनी डॉर्मेट्री में रहना इम्पॉसिबल था। नैनी हायर करनी ही पड़ती और फाइनेंशियल प्रेशर उसे डुबो देता। लंच के बाद दादी घर चली गई और चेंगजी माई ने लीव ले ली, पूरा दिन शेंडाई और क्यूक्यू के साथ बिताने के लिए। उसने देखा क्यूक्यू बिल्कुल शेंडाई जैसा लगता है, लेकिन ध्यान से देखो तो ज़ुमोयू का चेहरा भी उस छोटे से बच्चे में नजर आता है। ऐसा बेबी जो अगर चाहे तो बिलियंस कमा सकता है, और यहाँ शेंडाई इतनी मुश्किल जिंदगी जी रहा है। उसके दिल में एक दर्द था शेंडाई के लिए, लेकिन वो जानती थी अदाई फादर जैसी कोई बात कभी नहीं करेगा जिससे वो इतना नफरत करता है। वो जो कुछ भी कहना चाहती थी उसने सब दबा लिया। उसका जख्म छेड़ने की हिम्मत उसके पास नहीं थी। दोनों फिर रिसर्च पेपर्स की बात करने लगे, इंडस्ट्री के ट्रेंड्स पे डिस्कस करने लगे, और जैसे ही प्रोजेक्ट्स की बात आई जिसमें शेंडाई पहले इन्वॉल्व था, उसकी आंखों में फिर से चमक आ गई। लेकिन जैसे ही वो एक्साइटेड हो रहा था, उसका फोन बजने लगा। उसका नया नंबर था, बहुत कम लोगों को मालूम था। अदाई ने सोचा शायद उसके किसी पोस्टेड रिज्यूम का रिप्लाई आया होगा, लेकिन स्क्रीन पे नंबर देखते ही उसका सांस ही रुक गया। नाम नहीं था, पर ये नंबर, ये वो था जो कभी वो भूल नहीं सकता था। उसने बिना हिचकिचाहट कॉल कट कर दिया, पर फोन फिर बज गया। इस बार अदाई ने कॉल कट करके नंबर ब्लैकलिस्ट में डालने की सोची। जिमाई ने ध्यान नहीं दिया। आजकल तो हरासिंग कॉल्स आम बात हैं, पर तभी एक टेक्स्ट मैसेज पॉप हुआ कि मैं तुम्हारे होटल के नीचे हूँ। अदाई का दिल एकदम से भर आया। उसने हाथों से फोन को जोर से पकड़ा। जिमाई ने क्यूक्यू का हाथ पकड़कर हिलाया और कैजुअली पूछा, क्या हुआ, कौन है? शेंडाई ने मुस्कान बनाने की कोशिश करते हुए कहा, जिमाई मैं तुझे डिनर ट्रीट करना चाहता था, पर कुछ काम आ गया है। तू कल या परसों चले। जिमाई ने उसका चेहरा देखा, बिल्कुल सफेद, बिल्कुल परेशान। उसने सस्पिशियस होके पूछा, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों बदल गया है? कोई बुरी न्यूज आई है क्या? दूसरा मैसेज तभी आ गया, और भी ज्यादा साफ और भी ज्यादा धमकी भरा। नीचे आ जाओ, नहीं तो मैं ऊपर आ जाऊंगा। अदाई ने लंबा सांस लिया। उसका हाथ कांप रहा था। उसने ना ज़ुमोयू को देखना चाहा, ना जिमाई के सामने कुछ बोलना चाहा। जिमाई क्यूरोसिटी में आगे बढ़ गई। उसने एक शेंडाई की स्क्रीन पे नजर डाली, फिर तुरंत विंडो तक गई। नीचे झांक कर देखा, एक ब्लैक कार खड़ी थी और उसके अंदर बैठा था वही आदमी। उसने आंखें फाड़कर शेंडाई को देखा। क्या हुआ, कौन है ये? उसने नीचे देखते हुए कहा। उसने नीचे देखा ज़ुमोयू की गाड़ी, और उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। शेंडाई की शक्ल पे कालापन छाया था। उसने खुद को संभाल कर कहा, जिमाई क्या तुम क्यूक्यू को थोड़ी देर संभाल सकती हो? मैं नीचे जाता हूँ, मैं वापस आ जाऊंगा। उसने डिसाइड कर लिया था, नीचे जाकर खुद कंट्रोल करना ही बेहतर है, वरना अगर ज़ुमोयू ऊपर आया तो सब खुल जाएगा। तुम जाओ। चेंगजी माई ने उसे आंखों में कंसर्न लेके देखा और पूछा, तुम ठीक हो ना? शेंडाई ने सिर्फ हल्की सी मुस्कान के साथ सर हिला दिया, बिना कुछ कहे, जिसे हर सवाल का जवाब उसके दिल में दबा हुआ हो। नीचे जाकर शेंडाई ने होटल के बाहर खड़ी ब्लैक फैंटम गाड़ी देखी, वही पुरानी फैमिलियर गाड़ी, पर उसकी आंखों में अब उस गाड़ी के शीन नहीं, सिर्फ एक अजीब सा डर था। फिर भी वो चला, धीरे धीरे, जैसे पैर उसकी मर्जी के खिलाफ उठ रहे हो। ड्राइवर सीट का डोर खुला, वही पुराना ओल्ड वो, फॉर्मल जैकेट, सफेद ग्लव्स, पूरी रिस्पेक्टफुल बॉडी लैंग्वेज। बिना कुछ बोले उसने बैक सीट का डोर खोला। इसी मोमेंट का डेजा वू था जब वो ज़ुमोयू के साथ फैमिली बैंक्वेट्स में जाता था, जब वो लेट होता था और ज़ुमोयू उसे लिफ्ट देता था, जब वो चुपके से पार्किंग लॉट जाकर ज़ुमोयू का इंतजार करता था, हर बार एक नई फीलिंग लेके, लेकिन एक ही डायरेक्शन में। उसके लिए उसका प्यार बढ़ता गया,
पर आज उस ओपन डोर में उसे लगा जैसे एक ब्लैक होल उसे घूर रहा हो, एक ऐसी जगह जहां अंदर बीज छुपे हैं जो उसे खा जाएंगे। पर वो जाए भी तो जाए कहाँ? वो अंदर कार में बैठ गया हिम्बर जोड़ के, और डोर बंद हो गया जैसे एक जजमेंट का पल हो। ज़ुमोयू सामने था, वही यूजुअल सूट, लेदर शूज, पॉइज पोस्चर, लेकिन आज हाथों में ना कोई फाइल थी न टैबलेट, सिर्फ उसकी उंगलियां जो एक दूसरे में कस के बंद थी, जिसे कंट्रोल में रहना पड़ रहा हो। उसका चेहरा और पतला हो गया था। लैंचिंग में जब मिला था तब से भी ज्यादा। एक टॉप अल्फा कभी ऐसे नहीं दिखता जब तक कोई अंदर से टूटने वाला काम न कर रहा हो। जब शेंदाई ज़ुमोयू के पास बैठा तो एक हल्की सी एफिफिलियम की फ्रैग्रेंस हवा में घुल गई। ज़ुमोयू ने अपनी फिंगर्स और ज्यादा टाइट कर ली। पेन तक महसूस हुआ, लेकिन वो अर्ज कंट्रोल करता रहा कि कहीं अदाई को फिर से डरा के वो भगा न दे। शेंदाई ने आंखें तक नहीं उठाई, सिर्फ हल्की सी आवाज में बोला, तुम्हें और कुछ कहना था? एक छोटी सी खामोशी के बाद ज़ुमोयू ने धीमी लेकिन भारी आवाज में पूछा, बच्चा कहाँ है? शेंदाई ने फ्लैटली जवाब दिया, रूम में। फिर ज़ुमोयू ने एक और बॉम्ब गिराया। उसकी आवाज थोड़ी और धीमी हो गई। वो बोला, मेरी माँ उसे देखना चाहती है। शेंदाई चुप हो गया। वो इस रिक्वेस्ट को इग्नोर नहीं कर सकता था। अगर मैडम जू ना होती तो क्यू क्यू कब का इस दुनिया में होता ही नहीं। ये एक रीजनेबल रिक्वेस्ट थी।